हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रेप ह्यूमैनिटीज़। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज के इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीए सिक्स्थ सेम पॉलिटिकल साइंस मेजर माइनर जो कोर्स टाइप 1 है इनका, और यूनिट 1 जो है ना उसका ही पार्ट 1 आज स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक हम देखेंगे इस वाले पेपर का। इस टॉपिक का नाम होगा स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। इसमें हम देखेंगे कि स्टेट पॉलिटिक्स क्या है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और हम देखेंगे कि कैसे इवॉल्व हो गई स्टेट पॉलिटिक्स इंडिया के अंदर। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो ये लेक्चर है उसे हम स्टार्ट करते हैं। स्टेट पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? तो स्टेट पॉलिटिक्स उस पॉलिटिक्स को कहा जाता है या उस स्टडी को कहा जाता है जिसमें हम जो है स्टडी करते हैं गवर्नेंस को किसी देश की, या पॉलिटिकल प्रोसेसेस को, या कोई भी पॉलिसी मेकिंग जो होती है ना इंडिविजुअल स्टेट्स की इंडिया के अंदर, उसे हम स्टेट पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया कहते हैं। यानी कि हर एक स्टेट में कैसी गवर्नेंस है, कैसा पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, और पॉलिसी मेकिंग कैसी क्या होती है किसी स्टेट के अंदर, जो भी इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं ना उनके अंदर। सो उसे कहा जाएगा कि ये जो है स्टेट पॉलिटिक्स है इंडिया की। इस वाले सब्जेक्ट के अंदर जो ये स्टेट पॉलिटिक्स है, इसके अंदर जो है पढ़ा जाता है द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन डिसीजन मेकिंग। किसके ऊपर रिसर्च की जाती है कि जो गवर्नमेंट है ना स्टेट की, उसका क्या रोल रहता है डिसीजन मेकिंग के अंदर। और हम पढ़ते हैं इसके अंदर द इंटरेक्शन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उन दोनों के दरमियान कैसे रिलेशंस है, कैसा इंटरेक्शन होता है। और हम पढ़ते हैं इसके अंदर कि द इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनल पार्टीज़ एंड लीडर्स, और जो रीजनल पार्टीज़ हैं या रीजनल लीडर्स हैं ना, उनका क्या इन्फ्लुएंस रहता है पूरी कंट्री की पॉलिटिक्स के ऊपर। सो हम इसमें ये भी पढ़ते हैं कि सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं किसी स्टेट के, जैसे कि कास्ट, रिलीजन या रीजन, या ऐसे जो कास्ट, रिलीजन, रीजनल एस्पिरेशंस होते हैं ना, ये कैसे शेप करते हैं पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ होल इंडिया को। चलिए अब आगे बढ़कर हम देखते हैं कि स्टेट पॉलिटिक्स जो है ना इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और ये क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों इतनी ज़्यादा जो है सिग्निफिकेंट है। तो स्टेट पॉलिटिक्स जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है कुछ रीजंस की वजह से। तो वो रीजंस क्या क्या हैं? सबसे पहला रीज़न है डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो है हमारा सेंट्रल लेवल पे है और स्टेट लेवल पे है। तो जो पावर है ना वो जो है डिसेंट्रलाइज किया गया है, यानी कि गवर्नेंस जो है वो बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड हो गई है। इवन कि जो है हमें जो है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट से जो है पंचायत राज एक्ट जिसके अंदर आता है, वहाँ पर भी जो है फर्दर डिसेंट्रलाइजेशन हुई है पावर्स की। तो स्टेट्स को जो है ना उनको पावर्स होते हैं अलग, कि वो पॉलिसीज़ बना सकते हैं, लॉज बना सकते हैं किन किन के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, और एग्रीकल्चर के ऊपर। और ये लॉज जो है ना ये सिर्फ़ और सिर्फ इम्प्लीमेंट हो सकते हैं सिर्फ उसी स्टेट के अंदर जिस स्टेट की गवर्नमेंट ने इसको जो है बनाया होगा। दूसरा रीज़न जो है ना वो है फेडरल स्ट्रक्चर। सो इस वजह से भी जो है स्टेट पॉलिटिक्स इम्पॉर्टेंट बन जाती है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसने जो है प्रोविजंस जो है प्रोवाइड किए हैं फॉर द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स रहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स रहेंगे, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो है प्रॉपर प्रोविजंस जो है प्रोवाइड किए गई है और पावर्स को बांटा गया है। और 3 लिस्ट्स हमें देखने को मिलते हैं जिसमें आता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। एक और लिस्ट है उसको कहते हैं रेजिड्यूरी लिस्ट। सो जो यूनियन लिस्ट है ना उसके अंदर जो है वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉज बना सकती है। और जो स्टेट लिस्ट है ना उसके अंदर वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिसके ऊपर जो है सिर्फ और सिर्फ स्टेट जो है लॉज बना सकती है। और कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिसके ऊपर जो है दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है लॉज बना सकती है। और जो रेजिड्यूरी लिस्ट होता है ना तो उसके अंदर जो नए सब्जेक्ट्स ऐड होते हैं ना तो उनके ऊपर लॉज बनाए जाते हैं, और उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉज बना सकती है।
इसीलिए जो है जो स्टेट पॉलिटिक्स है इंडिया की, वो जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है स्टडी करना। तो तीसरा रीज़न है क्यों इम्पॉर्टेंट है स्टेट पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स को स्टडी करना, वो है डाइवर्सिटी इन पॉलिटिकल लैंडस्केप। सो हमें जो है पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जो है हमें बहुत ज़्यादा यूनिक पॉलिटिकल कल्चर्स देखने को मिलते हैं, जिससे जो है हमें जो है वेरीड पॉलिटिकल आउटकम्स देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंट पॉलिटिकल आउटकम्स देखने को मिलते हैं हर एक स्टेट के अंदर। अनदर इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है जिसकी वजह से जो है स्टेट पॉलिटिक्स इम्पॉर्टेंट बन जाती है, वो है राइज़ ऑफ रीजनल पार्टीज़। यानी कि जो रीजनल पार्टीज़ है वो बहुत ज़्यादा राइज़ कर रही है पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर, बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है। जैसे कि जो है स्टेट पॉलिटिक्स जो है बहुत ज़्यादा राइज़ हो गई है, स्ट्रॉन्ग हो गई है, स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टीज़ उभर कर आ रही है। जैसे कि आप मिसाल के तौर पर डीएमके है, टीएमसी है, बीजेडी है या शिवसेना है, ऐसी पार्टीज़ जो है ना वो उभर कर आ रही है, डोमिनेंट है अपने अपने स्टेट्स के अंदर, और जिसके वजह से जो है वो जो है नेशनल पॉलिटिक्स को भी जो है इन्फ्लुएंस कर लेती है। और एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से स्टेट पॉलिटिक्स को स्टडी करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, सिग्निफिकेंट हो जाता है, वो है इलेक्टोरल इन्फ्लुएंस। सो स्टेट इलेक्शंस जो होते हैं ना, वो जो है ट्रेंड सेट कर लेते हैं नेशनल इलेक्शंस के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्टेट लेवल लीडरशिप है ना, वो इन्फ्लुएंस कर सकती है लोकसभा इलेक्शंस को। सो ये थे कुछ रीज़न्स जो हमने देखे जिनकी वजह से जो है इम्पॉर्टेंट बन जाती है स्टेट पॉलिटिक्स, यानी कि स्टेट पॉलिटिक्स को स्टडी करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी कि जो स्टेट पॉलिटिक्स है इंडिया की वो कैसे इवॉल्व हुई। तो जो स्टडी ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स है वो इवॉल्व हुई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। चलिए हम देखते हैं कैसे एवोल्यूशन हुआ स्टेट पॉलिटिक्स का इंडिया के अंदर। सो कुछ मेजर फेजेस है, उनमें से है फेज़ वन जिसको जिसको कहा जाता है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, यानी कि बिफोर 1947 में स्टेट पॉलिटिक्स कैसी थी इंडिया के अंदर। सो ये वाला फेज़ जो है कुछ इस तरह से गुजरा कि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल क्या हुआ था, जो प्रोविंसेस थी ना उनको जो है लिमिटेड ऑटोनॉमी थी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, और जो दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और तीसरा 1935, ये तीनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स जो लाए गए थे ब्रिटिश रूल के अंदर, उसके अंदर जो है जो प्रोविंसेस थी ना इंडिया की, उनको जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाती थी। सो इसके बाद नेशनलिस्ट मूवमेंट्स जो हुए, उन्होंने जो है शेप किया पॉलिटिकल कॉन्शियंस को डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, जिससे जो है फिर डिमांड पैदा हो गई कि लिंग्विस्टिक और रीजनल रिप्रेजेंटेशन जो है मिलनी चाहिए हर एक स्टेट को। यानी कि स्टेट जो है ना उनको जो है कैटेगराइज किया जाए, और जो प्रोविंसेस है उनको कैटेगराइज किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड रीजनल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद फेज़ टू आया, यानी कि अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि 1950 से लेकर 67 तक जो है ये वाला दूसरा फेज़ चलता है। सो यहाँ पर जो है जो कांग्रेस पार्टी है ना वही बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड थी इंडिपेंडेंस के बाद जो है स्टेट पॉलिटिक्स के अंदर। इवन कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी कांग्रेस की थी और स्टेट में भी जो है कांग्रेस ही थी, इसलिए जो है स्मूथ फंक्शनिंग हुआ करती थी गवर्नेंस की। सो हमें ये देखने को मिला कि मोस्ट स्टेट्स जो है ना वहाँ पर हमें जो है यूनिफॉर्म पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखने को मिला, क्योंकि स्टेट के अंदर भी कांग्रेस थी और सेंट्रल लेवल पे भी कांग्रेस थी, इसलिए जो है हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिली बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स। सो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया फिर बाद में 1956 के अंदर। सो ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था ना, इसके अंदर ये तय हुआ कि जो भी स्टेट्स होंगी ना वो अब लैंग्वेज के बेसिस पे जो है रिकॉग्नाइज होंगी, यानी कि स्टेट्स जो है अब बनाई जाएंगी लैंग्वेज के बेसिस पे। और इसकी वजह से जो है जो पॉलिटिकल मैप था इंडिया का वो जो है चेंज हो गया। और तो और जो स्टेट जो है ना, स्टेट्स जो थी ना अलग अलग स्टेट्स, उनको जो है अभी भी वो जो है लिमिटेड ऑटोनॉमी थी, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे जो है
कांग्रेस का रूल था और इवन के उन्हीं का कंट्रोल था फुल्ली स्टेट्स के ऊपर भी। सो फेज़ 3 के अंदर हमें देखने को मिला डिक्लाइन, जो वन पार्टी डोमिनेंस थी ना, वन पार्टी डोमिनेंस कांग्रेस की सेंटर के ऊपर भी और स्टेट के ऊपर भी, तो उसका जो है हमें डिक्लाइन देखने को मिला। और ये फेज़ चला 1967 से 1989 तक। सो जो 1967 इलेक्शंस हुए थे ना, उसने जो है मार्क कर दिया कि अब जो है कांग्रेस डोमिनेंस जो थी ना इंडिया के अंदर, वो जो है डिक्लाइन हो गई है, विद नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स फॉर्मिंग इन सेवरल स्टेट्स। यानी कि जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई बहुत ज़्यादा स्टेट्स के अंदर, तो उसकी वजह से जो है ये जो है कांग्रेस का जो डोमिनेंस था उन स्टेट्स के अंदर, वो जो है ख़त्म हो गया। सो कोलिशन गवर्नमेंट्स जो है वो जो है इमर्ज होने लगी, जिसकी वजह से जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिली कुछ स्टेट्स के अंदर। इसके साथ साथ जो है हमें देखने को मिला राइज ऑफ रीजनल लीडर्स एंड पार्टीज़। सो रीजनल पार्टीज़ और रीजनल लीडर्स का जो है राइज हमें देखने को मिला इस फेज़ के अंदर। जैसे कि डीएमके जो हमें तमिलनाडु के अंदर देखने को मिली, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट पार्टी बन गई थी। इसकी वजह से जो है जो पॉलिटिकल लैंडस्केप थी इंडिया की या स्टेट्स की, वो जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई और बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। सो फेज़ 4 जो हमें देखने को मिला, उसके अंदर हमें जो है राइज ऑफ रीजनलिज्म देखने को मिला और राइज ऑफ फेडरलिज्म हमें देखने को मिला। सो ये जो है 1990s में जो है स्टार्ट हुआ और अभी तक हमें देखने को मिल रहा है। जो ये फोर्थ फेज़ है ना, इसके अंदर जो है हमें इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन देखने को मिली, जो हुई थी 1991 के अंदर, जिससे जो है बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी मिली स्टेट्स को। किस किस में ऑटोनॉमी मिली, किन किन जो है सब्जेक्ट्स पे इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग जो होती है ना, उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी मिली स्टेट्स को। और रीजनल पार्टीज़ जो है ना, वो जो है किंग मेकर्स बनने लगी। जो भी कोalition गवर्नमेंट्स वगैरह बनती है सेंटर की, उसके अंदर जो है रीजनल पार्टीज़ का बहुत ज़्यादा रोल हमें देखने को मिलता है आजकल। सो इंटर स्टेट इशूज़ हमें देखने को मिले, वाटर डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स जो थी, कावेरी इशू हमें देखने को मिला। और हमें जो है बहुत ज़्यादा डिमांड्स देखने को मिली नए नए स्टेट्स की, जैसे कि तेलंगाना जो है नई स्टेट बनी, और ये भी जो है एक प्रोमिनेंट नई स्टेट बन के उभर कर आई। सो आज के इस सेशन में हमने देखा कि जो स्टेट पॉलिटिक्स है किसे कहते हैं, और इंडिया के अंदर इसकी क्या इम्पोर्टेंस है स्टेट पॉलिटिक्स की। और हमने देखा कि जो स्टेट पॉलिटिक्स है इंडिया की, वो कैसे जो है इवॉल्व होकर आई है। और दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। उम्मीद है आपको हमारा ये सेशन जो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू so much for watching this video till the end, and best of luck for your upcoming exams and upcoming careers.